स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं की बात की जा रही है, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे थे। यहाँ हमने केमिस्ट्री को पढ़ा सबसे पहले कि केमिस्ट्री होती क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसको पढ़ा जा रहा है, क्यों अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेट करके उसको देखा जा रहा है, वो आप लोगों ने पढ़ा था। साथ ही हमने उस छोटी सी चीज की बात की थी, यानी आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो किसी न किसी रूप में केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो उसमें हमने किसकी बात की? पदार्थ की बात की। ठीक है, उस पदार्थ को अलग अलग तरह से क्या किया गया था? वर्गीकृत किया गया था, यानी क्लासिफाई किया गया था। और आपने क्लासिफिकेशन उसकी देखी थी, जहां पर आपने बोला कि दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, फिजिकली और केमिकल। ओके, दोनों को आपने फर्दर क्लासिफाई किया अलग अलग क्लासेस में, और उसके बाद आपने क्या देखा? अलग अलग नियम देखे, जो कि आपके क्या थे? रासायनिक संयोजन के नियम थे, जिनमें आपने क्या कहा कि आपके 5 नियम आते हैं, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। साथ ही आपने क्या पढ़ा? मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ पढ़ा, आपने रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का नियम पढ़ा और गैसियस लॉ पढ़ा, ठीक है, जो वॉल्यूम के लिए था। और लास्ट आपने क्या पढ़ा था? एवोगैड्रो का नियम। ओके, इसके बाद आपने, इससे पहले आपने क्या कहा था कि मैटर में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और वो प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ कैसी होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, देन हमने क्या कहा था कि जिस परमाणु एटम की बात की जा रही थी, मैटर की बात की जा रही थी, वो मैटर कुछ तो छोटे छोटे पार्टिकल की से बना हुआ है, और वो पार्टिकल क्या थे? आपके एटम्स से परमाणु थे। और उसी परमाणु के लिए सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने यहाँ पे पढ़ा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें अलग अलग पोस्टुलेट उनके द्वारा बताए गए थे कि जो आपका एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, स्मॉलेस्ट होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और केमिकल रिएक्शन में ना तो इसको क्या किया जाएगा? आपका क्रिएट किया जाएगा, और ना ही ये किसी प्रकार से डिस्ट्रॉय होगा। ओके, साथ ही आपने क्या बोला था कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे वो कैसे होंगे? डिफर करेंगे एक दूसरे से। वहीं सेम एलिमेंट के जो आपके एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे नेचर में। ओके, इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी थी। और साथ ही एक और पोस्टुलेट आता है, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो कंपाउंड है आपका, उसमें एलिमेंट्स के जो एटम पाए जा रहे हैं वो किसी भी कंपाउंड के लिए क्या होंगे? फिक्स्ड रेशियो में पाए जाएंगे। ओके, वहीं हमने एटॉमिक मास की बात की थी कि जिस एटम की बात की जा रही है, जिस परमाणु को पढ़ा जा रहा है इतना, कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा है, नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोप से देखना उसको पॉसिबल नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मास होगा, लेकिन वो मास कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही कम होगा। और उसी एटम के मास को क्या कहा जाएगा? एटॉमिक मास कहा जाएगा, या परमाणु द्रव्यमान भी उसे कहेंगे, जिसे पहले एटॉमिक मास यूनिट के रूप में लिखा जाता है, ये उसकी यूनिट थी, और अभी उसका यूनिट क्या हो गया है? यू हो गया है, जिसे कि यूनिफाइड मास कहा जाता है। ओके, देन आपने क्या बोला कि जो मास होगा, ठीक है, अभी क्या होते हैं, जो आपके एलिमेंट होते हैं वो अलग अलग आइसोटोप के रूप में पाए जाते हैं, यानी समस्थानिक के रूप में। परमाणु क्रमांक उनका समान होता है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास, वो अलग अलग होता है। तो उनके लिए क्या किया जाता है? एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है, जो उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता होती है, उससे उस आइसोटोप का जो मास होगा उससे मल्टीप्लाई करके, और फिर सभी को एक साथ प्लस किया जाता है। तो जितना उसका क्या आएगा? एवरेज होगा, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। ओके, देन एटॉमिक मास किसके केस में था? आपका एटम के केस में था, यानी जब एलिमेंट की बात कर रहे थे, एलिमेंट ही क्या होता है? आपके एटम से मिलकर के बना होता है। लेकिन वहीं अगर किसी कंपाउंड की बात की जाए, यानी यौगिक की बात की जाए, तो वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है? एक समान अणुओं से मिलकर बना होता है, या एक जैसे आपके क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं, जो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? आपका कंपाउंड बनाते हैं। अब उस कंपाउंड के केस में हम क्या कहेंगे? उसका जो एक मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल का मास कितना होगा?
ठीक है। तो उस एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट के एटम प्रेजेंट हैं, उन सभी एटम का मास क्या कर रहे थे, हम प्लस कर रहे थे और क्या कह रहे थे, टोटल निकाल रहे थे। वही आपका क्या था, मॉलिक्यूलर मास था। जैसे कि हमने बहुत छोटा एग्जांपल लिया था किसका, आपका H2O का। ओके, तो H2O आपका क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया वाटर का। इस मॉलिक्यूल में आपके जितने एटम प्रेजेंट हैं, उन एटम का क्या कर देंगे आप, टोटल एटॉमिक मास जो है उसका टोटल कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वाटर के एक मॉलिक्यूल। ओके, क्या बोला जा रहा है, वाटर के का जो एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा, जितने इसमें एटम प्रेजेंट हैं इन सबके एटॉमिक मास को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितने एटम प्रेजेंट है इसमें, 3 एटम प्रेजेंट है, 2 इसमें हाइड्रोजन के हैं तो 2 into 1 कर देंगे, प्लस एक इसमें ऑक्सीजन का है तो 1 into क्या कर देंगे, ओ, यानी कि आपका ऑक्सीजन का जो क्या होगा एटॉमिक मास होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हाइड्रोजन के केस में आपका एटॉमिक मास कितना है, 1 आ रहा है। वही आपका ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18, और इसको आप यूनिफाइड मास के रूप में, यू के रूप में लिख रहे हैं, तो 18 यू आपका क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल का क्या हो गया, मास हो गया, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O आप कह रहे हैं, तो उस केस में 18 यू आ गया। ओके, ऐसे ही आप किसी और का ले सकते हैं, NH3 का लेंगे आप। NH3 के केस में नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक मास कितना होता है, 14, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, 3 एटम है हाइड्रोजन के, इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4। तो 17 यू आपका क्या आ गया, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आ गया NH3 के लिए। ओके, ऐसे ही अगर आपको कोई भी कंपाउंड मिलता है तो आप उसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अब दूसरा क्या होता है, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए मॉलिक्यूलर मास की जगह आप फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं, और जैसे ही उसके नाम से आपको पता चल रहा है, फॉर्मूला मास यानी फॉर्मूले के अनुसार आप क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास को रखेंगे और वहां से आप उसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आप NaCl के लिए बोलते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड है, यानी उसका डिसोसिएशन होगा तो वो आयंस के रूप में टूटते हैं। आपका Na पॉजिटिव में निकलता है और Cl क्या निकलता है, नेगेटिव में, क्योंकि जो Na होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शिफ्ट करता है या डोनेट करता है। उस केस में आप क्या बोलते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। वहीं क्लोरीन क्या करेगा, एक्सेप्टर होता है, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, या आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे कि जो Cl होगा वो निगेटिव होगा। ओके, तो आपके आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है आपको कंपाउंड में, जैसे आपको H2O के केस में मिल रहा था, सारे मॉलिक्यूल आपको दिख रहे थे। ठीक है, H2O के जब हमने बनाया था H2O प्रीवियस सेशन में, तो हमने क्या बोला था कि H2O आपका इस तरह से सेम मॉलिक्यूल होंगे, सेम यहाँ पर H2O के अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, तो जो जुड़ करके आपका कंपाउंड बना रहे थे वाटर का। वहीं NaCl के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अलग अलग तरह से आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जहां पर आप क्या बोलते हैं कि अगर आपका एक Na है तो वो आपका 6 साइड से Cl से क्या हो रहा होगा, कंबाइन हो रहा होगा। ठीक है, और वहीं अगर इस Cl की बात की जाएगी तो फिर इसके लिए यहाँ अलग अलग साइड में, ठीक है, 6 क्या होंगे, सोडियम, यानी एक क्लोरीन 6 साइड से आपके क्या किससे जुड़ा हुआ है, सोडियम से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर एक सोडियम की बात करेंगे तो वो भी 6 साइड से आपका किससे जुड़ रहा होगा, क्लोरीन, जो क्लोरीन होगा वो सोडियम से जुड़ रहा होगा, जो सोडियम होगा वो क्लोरीन से जुड़ रहा होगा। ओके, तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर इनका क्या किया जा रहा है, फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया जा रहा है। जैसे NaCl क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया सोडियम क्लोराइड के लिए, तो वहां पर क्या करेंगे, Na का एक ही एटम है, Cl का भी एक ही एटम है, Na और प्लस Cl, दोनों के एटॉमिक मास को प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। ओके, तो आपका Na का जो एटॉमिक मास होता है वो 23.0 U होता है, वहीं आपका जो Cl का होता है वो 35.5 होता है। तो आपका टोटल कितना आ गया, 58.5 U आ गया। ये किसका है, NaCl का फॉर्मूला मास। ओके, फॉर्मूला
मास ऑफ NaC। ओके, तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की एंड मोलर मासेस की। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट है क्या। अभी कितनी चीजें क्लियर हो गई। एटम क्लियर हो गया, ठीक है, कि एटम क्या होता है, यानी जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है वही क्या है, एटम है। अब वो एटम आपस में जब मिलेंगे, ठीक है, किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे, रिएक्शन के थ्रू मिलेंगे, तो वो क्या बनाते हैं, आपका मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बन गया है, आपका मॉलिक्यूल भी बन गया है। अब किसकी बात की जा रही है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास की बात आपने की, फॉर्मूला मास आपने पढ़ा। अभी ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी आपको पता चल गया कि जो पानी है उसका इतना, जैसे हमने पानी लिया वो कितने ग्राम है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि आपके पास 25 ग्राम पानी है, ठीक है, या 50 ग्राम पानी है, 50 ग्राम पानी में आपको क्या बताना है, क्योंकि पानी आपका क्या है, कंपाउंड है। वाटर क्या है आपका, वाटर इज अ कंपाउंड। और हमें पता है कि कंपाउंड किससे मिलकर के बना हुआ है, मॉलिक्यूल से, अणुओं से मिलकर के बना हुआ है आपका यौगिक। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स क्या है, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। पता नहीं कितने हजारों लाखों संख्या में मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, आपका 50 ग्राम वाटर बना रहे हैं। मैंने कहा आपने एक बीकर में 50 ग्राम पानी ले लिया, ठीक है, इसमें आपने क्या बताने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएंगे। तो आप कहेंगे कि मैम हम पानी को देखते हैं पर उसमें मॉलिक्यूल अलग अलग कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वो तो सिंपल एक ही आपको दिख रहा है कि पानी है, तो उसमें मॉलिक्यूल कैसे काउंट करेंगे। तो यही जो मोल कॉन्सेप्ट है ये आपको बताएगा कि नंबर ऑफ मोल्स उस 50 ग्राम पानी में कितने होंगे। ओके, दूसरा आपने क्या कहा कि जो ये 50 ग्राम पानी है उससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, या आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाटर के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, यानी उन मॉलिक्यूल्स की संख्या, कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर, कितने अणु जुड़ जुड़ के आपका 50 ग्राम पानी बना रहे हैं। ओके, इस पानी में कितने अणु जुड़े हुए हैं एग्जैक्टली, ओके, 50 ग्राम पानी में, वो आपको बता देंगे। वहीं अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी आपको अणुओं की संख्या पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं उससे अपना, कि कितना गिवन मास है या उस पानी का वेट कितना है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, आप कहेंगे कि मैम जब आप हमें सॉलिड और लिक्विड पढ़ा रहे थे आपने कहा था कि लिक्विड के लिए हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं उसको मेजर करने के लिए। जब आपने कहा कि लीटर में मेजर करेंगे या मिलीलीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी है तो हम लीटर में मेजर करेंगे, और अगर कम क्वांटिटी है उसकी तो हम किसमें, मिलीलीटर में आपका क्या करेंगे, मेजर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, ग्राम में हमने पानी को लिया है। तो अभी अगर आप बॉटल में या बीकर में पानी ले रहे हैं, उसको वेइंग मशीन के ऊपर रखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मास तो आएगा ना, तो वही मास क्या है, गिवन मास है इस केस में। ओके, या आपके पास वॉल्यूम है और दूसरा आपको डेंसिटी दी गई होगी, तो आप वॉल्यूम और डेंसिटी से क्या निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो उस फॉर्मूले से कहीं पर आपको अगर गिवन मास दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, तो आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको मास और वॉल्यूम दी गई है तो आप डेंसिटी निकाल लेंगे, और आप क्या कर लेंगे, अगर वॉल्यूम और डेंसिटी है तो मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाता है। तो यहाँ से हम कहते हैं प्योर वाटर जो होता है, शुद्ध पानी जो होता है, उसकी डेंसिटी कितनी है, 1 है। ओके, तो डेंसिटी 1 हो गई आपकी, तो आप वहां से क्या निकाल लेते हैं, जितना उसका वॉल्यूम है वही क्या मान लेते हैं कि उसका मास भी उतना ही, यानी जो आपका मास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि 50 लीटर आपका वॉल्यूम है तो वो 50 किलोग्राम हो जाएगा, या 50 ml कह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 50 ग्राम मास हो जाएगा उस वाटर का। ओके, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन ये तो हो गया कंपाउंड का केस। कंपाउंड के केस में हम क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या गिन रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है यही मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके वो कंपाउंड यानी यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, पानी किससे मिलकर के बना हुआ है, H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना। ओके, दूसरा केस आपका आता है एलिमेंट्स का। ठीक है,
एलिमेंट्स यानी तत्व। अभी ये तत्व आपके कैसे कंबाइन होंगे, कैसे जुड़ेंगे, ये आपने अपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। जब मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तभी आपने क्या बताया था कि मैम जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं, यानी इस एलिमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा या जिन कणों से ये मिलकर के बना हुआ होगा वो क्या होगा, आपका एटम होगा। ठीक है, तो इसके केस में अगर आपको एलिमेंट दिया जाता है, कोई आपको कहा जा रहा है कि इतने ग्राम आपको ये चीज दी गई है, जैसे कार्बन हम बोल रहे हैं कि आपको 12 ग्राम कार्बन दी गई है या 10 ग्राम कार्बन दी गई है, उसमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बताने, यानी कितने पार्टिकल से, कितने कणों से वो मिलकर के बना हुआ है, और वो कण एलिमेंट कार्बन के केस में क्या हो जाएंगे, एटम हो जाएंगे। तो उस कार्बन के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, अगर हम 10 ग्राम कार्बन कह रहे हैं तो इस 10 ग्राम कार्बन में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कितनी संख्या होगी परमाणुओं की, इस 10 ग्राम कार्बन को बनाने में कितने एटम्स लगे होंगे, कुछ तो एटम लगे होंगे ना। अगर आप कह रहे हैं कि ये कार्बन है सपोज, ठीक है, तो ये कार्बन किससे मिल करके बन रहा है, कार्बन के ही एटम से मिलकर के बना हुआ है, वो सेम टाइप के होंगे। तो ये सारे सी के ही एटम होंगे कार्बन को बनाने के लिए। ओके, तो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बन रहा है, इसीलिए एटम है। अब हम कह रहे हैं कि ये 10 ग्राम है, ठीक है, ये 10 ग्राम कार्बन है। अब यहाँ पर तो आप कह रहे हो कि मैम हम इजीली गिन लेंगे ना, तो हम बता देंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, लेकिन हमने क्या कहा था कि एटम तो बहुत छोटे होते हैं, वो तो दिखते ही नहीं है, उसको तो आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे हो, तो आप उसको काउंट कैसे करेंगे, गिनेंगे कैसे। तो इसलिए उसको कैलकुलेशन के द्वारा आप निकालेंगे कि आपका 10 ग्राम जो गिवन मास है किसका, कार्बन का, 10 ग्राम आपको क्या दे दिया है, कोल दे दिया है, या फिर क्या दे दिया है, कोक दे दिया है, कोलतार दे दिया है, और क्या होता है आपका, काजल दे दिया है, काजल भी कार्बन ही है आपका। ठीक है, तो कार्बन का आपको कोई भी फॉर्म दे दी गई है और आपको उसको बता दिया है कि ये 10 ग्राम है। इस 10 ग्राम में अब आप क्या करो, नंबर ऑफ एटम्स बताओ कि कितनी संख्या में आपके अणु वहां, परमाणु वहां पर क्या है, उपस्थित है। ठीक है, आपका एलिमेंट के केस में क्या हो जाएगा, एटम यानी परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो अभी कितनी चीजें आई, एक हम जो बार बार कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आपका मॉलिक्यूल, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, यानी जितने भी मोल्स वहां पर हैं उनकी संख्या, मोलों की संख्या। ओके, तो एक चीज ये आ गई। दूसरा, आप बार बार कह रहे हो कि मास, मास मैम आपने कार्बन का मास कहा, आपने किसका कहा, वाटर का मास कहा, तो आप मास की बात कर रहे हो, तो जो आपका मोल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो आपका ये मोल कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या होता है, आपका जो मास है, ठीक है, मास और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यानी ये मोल कॉन्सेप्ट आपका क्या कर रहा है, इन दोनों को समझाने में आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, कि आपका सब्सटेंस जो है, अब वो सब्सटेंस क्या होता है, आपका प्योर सब्सटेंस जो केमिकली रिएक्ट कर सकता है। आपको पता है केमिकली रिएक्ट क्या करते हैं, आपके एलिमेंट्स करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, कंपाउंड्स करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मास के बारे में बताएगा आपको, और इसका रिलेशन किससे बताएगा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उन अवयवी घटकों की संख्या के बारे में बताएगा। और वो अवयवी घटक की संख्या क्या होगी, एलिमेंट के केस में आपका एटम होंगे, और कंपाउंड के केस में आपका क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। जो मोल कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ नहीं बताता, सिर्फ इतना बताता है कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का, वो एलिमेंट हो या फिर वो आपका कंपाउंड हो, उसका मास दिया गया है, बताया गया है, तो आप वहां से उस गिवन मास से
नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बता सकते हैं, यानी अगर आपको एलिमेंट का बता दिया है कि इतने ग्राम एलिमेंट है तो आप उसमें एटम्स की संख्या बता सकते हैं, और अगर आपको बताया गया है कि कंपाउंड इतने ग्राम है तो आप उसमें मॉलिक्यूल की संख्या बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आपको एटम की संख्या बता दी गई है तो वहां से आप एलिमेंट का मास कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर आपको मॉलिक्यूल की संख्या बता दी गई है तो वहां से आप कंपाउंड का मास भी क्या कर ले जाते हैं, कैलकुलेट कर ले जाते हैं। तो यही आपका क्या है, मोल कॉन्सेप्ट है। ओके। Atoms and molecules are extremely small in size and their numbers in even a small amount of tiny substance is really very large। ठीक है। तो यानी क्या कह रहे हैं कि जो आपका एटम का साइज है और मॉलिक्यूल का साइज है वो बहुत ही छोटा है, जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी उनकी संख्या की बात, किसकी संख्या की बात, एटम और मॉलिक्यूल की संख्या की बात करेंगे तो वो बहुत बड़े नंबर में आता है। यानी जब आपने 50 ग्राम पानी कहा तो उसमें हमने क्या कहा कि लाखों अरबों खरबों की संख्या में वहां पर मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे जो 50 ग्राम पानी बना रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर आ रहा है। To handle such large numbers, a unit of convenient magnitude is required, just as we denote 1 dozen for 12 items, score for 20 items, gross for 144 items. We use the idea of mole to count entities at the microscopic level. तो हमने कौन सी एंटिटीज, अलग अलग एंटिटीज, वो एंटिटीज क्या है आपकी, वो आपका एटम हो सकता है, वो आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, वो आपके आयंस हो सकते हैं। किसकी, जब किसकी बात की जा रही है, आयनिक कंपाउंड की बात की जा रही है। ओके। तो आपका इन एंटिटीज को काउंट करने के लिए, इनकी संख्या को गिनने के लिए एक क्या नया एक कॉन्सेप्ट आया जिसको मोल कॉन्सेप्ट कहा गया, या मोल वर्ड वहां पर आया। ठीक है। तो वो क्या हो सकते हैं आपके एटम्स, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, आयंस एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। इन एसआई सिस्टम मोल MOL से इसको डिनोट किया जाता है, यूनिट इसकी MOL है। वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। द मोल symbol MOL is the SI unit of amount of substance. 1 mole contains exactly 6.022140076 into 10 raised to the power 23 elementary entities. This number is the fixed numerical value of the Avogadro constant Na से जिसको कैपिटल N और ये A इस तरह से आपका नीचे सब्स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है, Na इसके रूप में इसको लिखा जाता है, एवोगैड्रो नंबर जिसे कहा जाता है। और एवोगैड्रो ने इसकी वैल्यू बताई थी, इसीलिए ये उनके लिए सबसे पहले इसकी वैल्यू बताई थी। तो 6.022140076 into 10 raised to the power 23 elementary entities when expressed in the unit of mole inverse and is called the Avogadro number. ओके। इसी नंबर को आपका क्या कहा जाता है, एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। ओके। The amount of substance symbol N of a system is a measure of the number of specified elementary entities. An elementary entities may be an atom, a molecule, an ion, an electron, any other particle or specified group of particles. ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ संख्याएं हैं आपकी, जो संख्याएं आपको गिननी है उस गिवन मास। ठीक है। तो वो अलग अलग केस में अलग अलग हो सकती है, कंपाउंड के केस में अलग हो सकती है, आपका एलिमेंट के केस में अलग हो सकती है, और साथ ही साथ आयनिक कंपाउंड्स है उनके केस में अलग हो सकती है। तो हर केस में अलग अलग होंगी वो एंटिटीज। इट मे बी एम्फसाइज that the mole of a substance always contains the same number of entities no matter what the substance may be. Okay? तो क्या कहा जा रहा है कि जो किसी भी सब्सटेंस का जितने भी मोल होंगे उसमें हमेशा नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, आपके फिक्स रहेंगे। ओके। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइजली द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम was determined by a mass spectrometer and found to be equal to 1.992648 into 10 raised to minus 23 gram. Knowing that 1 mole of carbon weighs 12 gram, the number of atom in it is equal to, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इतने एटम्स पर मोल।
यानी इतने एटम होंगे 1 मोल कार्बन में। अच्छा, इसमें होता क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैं कुछ एलिमेंट्स आपको बता देती हूँ। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किससे मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन के एटम से। तो आपने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास, एक एटम का एटॉमिक मास बोला जा रहा है कितना है, 1 U है, ठीक है, यूनिफाइड मास में। अगर मैं इसी को ग्राम में लिख लूं तो इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, तो ये 1 ग्राम हो गया। आपका कार्बन के लिए 12 U था, तो ये कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए कितना था आपका, 16 U था, तो ये आपका 16 ग्राम हो जाएगा। नाइट्रोजन के लिए आपने कहा था कि मैम 14 U आ रहा है, तो वो 14 ग्राम। जब हम ग्राम एटॉमिक मास के वैल्यू में लिख रहे हैं तो ग्राम में आप क्या लिख देंगे, एटॉमिक मास को लिख देंगे। ये सिर्फ एक एटम की बात की जा रही है, ओके। देन आपने कहा था आयरन के लिए आपका कितना होता है, 56 U होता है, 56 U होता है, तो ये क्या हो गया, 56 ग्राम हो गया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही सोडियम के लिए आपका कितना आता है, 23 U आता है, तो ये 23 ग्राम हो गया, ठीक है। इतने आपने पढ़े थे। तो आप क्या कह रहे हैं कि एक एटम का क्या हो गया, आपका जो एटॉमिक मास हो गया वो 1 ग्राम हो गया। वहीं कार्बन के आपके एक एटम का मास कितना हो गया, जो 12 U था उसको अगर ग्राम में लिख देंगे तो वो क्या हो गया, ऐसा ग्राम एटॉमिक मास हो गया, 12 ग्राम हो गया। ओ क्या है आपका, 16 ग्राम। अभी हम क्या बोलेंगे कि जितना ये 1 ग्राम है, ठीक है, 1 ग्राम क्या है, ये 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। जब आप क्या कहेंगे 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स आएंगे, तो आप क्या कहेंगे 1 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, 1 मोल के इक्वल होगा, यानी ये एक एटम है, ठीक है। दूसरा, जब आप क्या कहेंगे कि हमें 1 मोल कार्बन चाहिए, तो 1 मोल कार्बन का मतलब क्या है, 12 ग्राम कार्बन, ओके। तो ये 1 मोल की वैल्यू बता रहे, एक एटम 1 मोल, ओके। 16 ग्राम, तो मोल हमने क्या कहा था, जब मैंने आपको अभी पहले मोल कॉन्सेप्ट समझाया कि नंबर ऑफ मोल्स मींस नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट के केस में नंबर ऑफ एटम पहले ही बता दिया, एक एटम का मास है तो इक्वल टू 1 मोल हो जाएगा। तो 16 ग्राम जो मास होगा वो 1 मोल ऑक्सीजन का होगा, ओके। ऐसे ही नाइट्रोजन का 14 ग्राम यानी 1 मोल नाइट्रोजन। ऐसे ही आयरन का 56 ग्राम मीन्स 1 मोल आयरन, ओके। और सोडियम का 23 ग्राम मीन्स 1 मोल सोडियम, ओके। तो जब ये आपको बोला जाएगा कि 1 मोल सोडियम क्या है, तो 23 ग्राम आपका सोडियम है। 1 मोल आयरन यानी 56 ग्राम ऑफ आयरन, ओके। तो ऐसे ही आप किसका कर ले जाएंगे, फिर कंपाउंड्स का भी कर लेंगे, ओके। जल्दी से इस मोल कॉन्सेप्ट को आप नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे, ओके। ये बात हो गई एलिमेंट्स की। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे कंपाउंड्स की। कंपाउंड किससे मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल से बन करके मिल रहे हैं आपको, ठीक है, मॉलिक्यूल। अब कंपाउंड आपका H2O हो गया, ठीक है। एटम के केस में या एलिमेंट के केस में आपने एटॉमिक मास बताया, मॉलिक्यूल के केस में क्या बताएंगे, मॉलिक्यूलर मास बताएंगे। आपको बहुत अच्छे से मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, कैसे निकालोगे, पहले भी निकाला था आपने, 18 U, इसको ग्राम में लिख लो 18 ग्राम। तो यानी ये क्या हो गया आपका 1 मोल हो गया। इसीलिए तो क्या कहा जा रहा था, मॉलिक्यूलर मास कहा जा रहा था। मॉलिक्यूलर मास याद होगा आपको, एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। एक मॉलिक्यूल वाटर का मास कितना है आपका, 18 ग्राम है, और ये 18 ग्राम ही क्या है आपका 1 मोल है। तो जब ये आपको कहा जाएगा कि 1 मोल वाटर कंटेन्स हाउ मच वाटर, तो वो कितना होगा आपका 18 ग्राम होगा, ठीक है। मास कितना हो जाएगा उसका 18 ग्राम। वाटर का मतलब क्या है आपका 1 मोल वाटर। ऐसे ही क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिख ली, तो आप इसको क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। कार्बन का कितना होता है आपका 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो गया, 44 ग्राम। 44 ग्राम मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाएगा तो 44 ग्राम, तो ये फिक्स्ड हो जाएगा, ओके। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। यहाँ से हमने क्या बोला था कि जो कार्बन 12 की बात की थी,
ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप की बात की थी, वो क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा। और यहाँ से 1 मोल की डेफिनेशन क्या होती है, 1 मोल आपका क्या हो गया, 1 मोल आपका उतना ही है जितना कि कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्या कहा जा रहा है, कार्बन 12 जो आपका है उसका अगर 12 ग्राम लेंगे उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने हैं, ठीक है, वही आपका क्या है 1 मोल है। और यहाँ हमने क्या बताया कि कार्बन 12 का क्या मतलब है कि जो कार्बन का समस्थानिक है 12 वाला, ठीक है, उसका 12 ग्राम लेंगे, उसका 12 ग्राम यानी वही 1 मोल। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल आपने कैलकुलेट किए, वो कितने आए थे आपके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। ओके, यही आए थे, यानी 1 मोल या आपका 12 ग्राम कार्बन जो है उसमें इतने एटम्स हैं। तो ये 10⁻23 यानी इस डेसिमल को 23 प्लेसेस इधर शिफ्ट कर लो तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वो संख्या होगी एटम्स की, सिर्फ 12 ग्राम। और 12 ग्राम कितने होते हैं आपको पता भी नहीं चलता, अगर 12 ग्राम की कोई चीज आपके हाथ में रखी होगी तो आपका उसका वेट पता भी नहीं चलेगा, इतनी हल्की होती है। ठीक है, तो उस 12 ग्राम कार्बन में इतनी बड़ी संख्या में क्या उपस्थित है, परमाणु उपस्थित हैं, और यही परमाणुओं की संख्या आपकी क्या है 1 मोल। तो जब आपको पूछा जाएगा 1 मोल की वैल्यू क्या होगी तो वो क्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। और इसी को आपको क्या कहा जा रहा था, एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहा जा रहा है, और इसको Na से आप क्या करेंगे डिनोट करें। ओके, तो होपफुली आज आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मोलर मास की बात करेंगे, तो वो मोलर मास आपका क्या हो जाता है, वही हो जाता है जो मोल का 1 मोल का मास होगा वही आपका क्या हो जाएगा मोलर मास। ओके, आगे हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा मोल कॉन्सेप्ट को लेकर, मॉलिक्यूलर मास को लेकर, फॉर्मूला मास को लेकर, या मोल को लेकर, या आपका जो आने वाला मोलर मास है उसको लेकर, तो आप क्या कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।